Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 107 Perspectives on International Relations and World History. What is international relations? ये बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ के बीच के रिश्तों और इंटरेक्शंस की स्टडी है। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और आपस में मिलकर काम करते हैं। जब दो देशों के बीच कोई झगड़ा होता है तो वो उसे बिना लड़े कैसे सुलझाते हैं, ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। वॉर एंड पीस, इंटरनेशनल रिलेशन में युद्ध के कारण और दुनिया में शांति बनाए रखने के तरीकों को स्टडी किया जाता है। डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी, इसमें देश की फॉरेन पॉलिसी देशों के लिए बनाई और डिप्लोमेसी मतलब बातचीत के तरीके पर फोकस किया जाता है। व्हाट इज सोवरेनिटी? सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी देश की सबसे बड़ी ताकत मतलब सुप्रीम पावर अपने फैसले खुद लेने की। नो आउटसाइड इंटरफेरेंस, एक सोवरेन देश के ऊपर कोई दूसरा देश हुक्म नहीं चला सकता। कोई भी बाहरी ताकत उस देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। एग्जाम्पल इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। हमारे देश के लॉज और पॉलिसीज़ हमारी सरकार खुद बनाती है। इसमें किसी फॉरेन कंट्री का कोई दबाव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है किसी भी कंट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन लक्ष्य, मेन गोल्स। हर देश अपनी जनता के भले के लिए ही काम करती है। सिक्योरिटी, देश के बॉर्डर्स को सिक्योर रखना और दुश्मनों से बचाना सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में बिजनेस बढ़ाना, गरीबी कम करना और पैसे की कमाई को बढ़ाना। मेंटेनिंग पीस, देश के अंदर और पूरी दुनिया में शांति और अमन बनाए रखना ताकि देश तरक्की कर सके। ठीक है। व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा प्लान और डिसीजन का सेट होता है जो एक देश बनाता है ताकि वो दूसरे देशों के साथ डील कर सके। ये डिसाइड करता है कि एक कंट्री का बाकी कंट्री के साथ, बाकी दुनिया के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स, पीस, दुनिया में और अपने आसपास शांति बनाए रखना। सिक्योरिटी, अपने देश को किसी भी बाहरी खतरे या हमले से सेफ रखना। ट्रेड, दूसरे देशों के साथ बिजनेस और व्यापार को बढ़ावा देना ताकि इकोनॉमी मजबूत हो। फ्रेंडली रिलेशंस, दूसरे देशों के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते बनाना और उन्हें मेंटेन करना। व्हाट इज़ डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी का मतलब होता है इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स या झगड़ों को बिना लड़े सिर्फ बातचीत और नेगोशिएशन के ज़रिए सुलझाना। पीसफुल मेथड, ये युद्ध को रोकने का एक शांतिपूर्ण तरीका है। इसमें देशों के बीच के डिप्लोमेट्स आपस में बैठकर मीटिंग करते हैं और ऐसी डील्स बनाते हैं जिससे दोनों साइड्स के फ़ायदे हों। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना, मतलब कनेक्शन बढ़ना। इससे दुनिया का एक छोटा सा ग्लोबल विलेज बन जाती है। ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज का एक देश से दूसरे देश आसानी से आना जाना। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट और मोबाइल की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कनेक्ट करना। एजुकेशन एंड कल्चर, एक देश के लोग दूसरे देश पढ़ने जाते हैं और वहाँ के खाने, कपड़े और फेस्टिवल्स को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशंस ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक बड़ा और बड़े दायरे वाला है। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है जैसे ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। ये दूसरे देशों के बीच के सारे रिलेशंस को स्टडी करता है। कौन? इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये एक नैरो सब्जेक्ट है, छोटा और लिमिटेड दायरा है इसका। इसमें मेनली पॉलिटिक्स और पावर पर ही फोकस होता है। ये सिर्फ देशों के बीच एक पॉलिटिकल रिलेशन को स्टडी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के पीछे कुछ बड़े और गहरे कारण थे जिन्हें याद करने का एक आसान तरीका है MAIN। मिलिटेरिज्म मतलब सैन्यवाद, यूरोपियन देशों के बीच अपनी आर्मी और नेवीज को बड़ा करने की एक रेस चल रही थी। हर देश सबसे ज़्यादा वेपन्स और बड़ी सेना बनाना चाहता था जिससे डर और तनाव बढ़ गया। अलायंस सिस्टम, देशों ने आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट्स या दोस्ती की हुई थी। इसका मतलब है कि अगर एक देश
पर हमला होगा तो उसके दोस्त देश उसकी मदद के लिए युद्ध में कूद पड़ेंगे। इस एक नियम की वजह से एक छोटा सा झगड़ा पूरी दुनिया का युद्ध बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। बड़े और ताकतवर देश अफ्रीका और एशिया में ज़मीन, रिसोर्सेज और कॉलोनीज पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। इस कंपटीशन ने उनके बीच दुश्मनी को और बढ़ा दिया। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा गर्व होना और दूसरे देशों को नीचा दिखाना। इस एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से देशों में आपस में नफरत बढ़ गई। ठीक है, असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ये युद्ध शुरू होने का सबसे बड़ा और तुरंत कारण था। ऑस्ट्रिया हंगारी के राजकुमार को एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने गोली मारकर मार दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और अलायंस सिस्टम की वजह से बाकी देश भी युद्ध में शामिल हो गए। इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मिलियंस डाइड। इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए और उससे भी ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये उस वक्त का सबसे खतरनाक युद्ध था। जर्मनी लॉस्ट द वॉर। जर्मनी और उसके साथ के देश ये युद्ध हार गए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये सब, लेकिन जीत गए, अलाइज जीत गए। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड। दुनिया में फिर से ऐसा कोई बड़ा युद्ध ना हो, इसीलिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया। इसका काम देशों के झगड़े आपस में बातचीत से सुलझाना था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वॉज साइंड। हारने के बाद जर्मनी को एक शर्त नाम पर साइन करने के लिए, मतलब पीस ट्रीटी पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहा जाता है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस युद्ध के खात्मे और जर्मनी के साथ हुए खराब बर्ताव ने ही आगे चलकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड का रास्ता साफ किया था। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये एक पीस ट्रीटी थी जो 1999 में फ्रांस के वर्सेल्स शहर में साइन हुई थी। इसने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को ख़त्म किया था। मेन पॉइंट्स: एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जर्मनी को मजबूरन ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि इस पूरे युद्ध और तबाही का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वही है। पेड कंपनसेशन। युद्ध में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जर्मनी पर बहुत बड़ा फाइन लगाया गया, जिससे उसे दूसरे देशों को पैसे के रूप में देना पड़ा था। रिड्यूस्ड इट्स आर्मी। जर्मनी की सेना को बहुत छोटा कर दिया गया। वो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकती थी और उनके सबमरीन्स और एयर फोर्सेस पर बैन लगा दिया गया। लॉस्ट टेरिटरी। जर्मनी की बहुत सारी ज़मीन, कॉलोनीज और इंडस्ट्रियल एरियाज उससे छीनकर दूसरे देशों को दे दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन 1917 में रशिया में हुआ था। इसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन के सबसे बड़े और मेन लीडर व्लादिमीर लेनिन थे। उनकी पार्टी का नाम बोल्शेविक्स था। इफेक्ट्स: एंड ऑफ मोनार्की। रशिया में सदियों से चली आ रही किंग या राजा की हुकूमत या मोनार्की हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। बिगनिंग ऑफ सोशलिज्म। रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां सोशलिज्म की शुरुआत हुई। इसमें ज़मीन और फैक्ट्रीज पर सरकार या आम जनता का हक होता है, किसी एक अमीर आदमी का नहीं। फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। इस रेवोल्यूशन के बाद आगे चलकर एक नया महाशक्तिशाली देश बना जिसे यूएसएसआर कहा जाता है। व्हाट इज फेशिज्म? फेशिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और गवर्नमेंट सिस्टम है जहां एक डिक्टेटरशिप होती है। इसमें पूरी देश का कंट्रोल सिर्फ एक ही लीडर के हाथ में होता है। इस सिस्टम में लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लीडर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेनिटो मुसोलिनी है, जिसने इटली में इस तानाशाही को शुरू किया था। व्हाट इज नाजिज्म? नाजिज्म असल में फेशिज्म का ही एक फॉर्म था जो जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी थी। इसमें देशों को चलाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रूअल रूल्स बनाए गए थे। मेन आइडियाज: वन लीडर। पूरे देश पर सिर्फ एक लीडर का हुक्म चलेगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म। अपने देश के लिए एक्सट्रीम और अंधा प्यार, जहां देश के लिए कुछ भी गलतियां सही करने को तैयार रहना। बिलीफ इन रेशियल सुपीरियरिटी।
हिटलर का मानना था कि उनकी आर्यन रेस दुनिया में सबसे बेस्ट और सुपीरियर है। इसी सोच की वजह से उन्होंने मिलियंस ऑफ ज्यूज पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और उन्हें मार दिया। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी पर बहुत ही ह्यूमिलेटिंग शर्तें थोपी गई थी। जर्मनी के लोग इस बदले की आग में जल रहे थे जिसने हिटलर को आगे बढ़ने का मौका दिया। राइज ऑफ हिटलर। हिटलर ने जर्मनी के लोगों का गुस्सा देखा और उनसे वादा किया कि वो जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस लाएंगे। वो डिक्टेटर बन गया और उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी। हिटलर ने दूसरे छोटे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जैसे ऑस्ट्रिया। जब उसने 1939 में पोलैंड पर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑफिशियली शुरू हो गया। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन शांति बनाए रखने के लिए बनी थी जैसे लीग ऑफ नेशन, वो बिल्कुल कमज़ोर साबित हुई। वो हिटलर और मसूलिनी जैसी डिक्टेटर्स को एग्रेसिव स्टेप्स लेने से नहीं रोक पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज रियलिज्म। जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड। ये पॉइंट बताता है कि 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तभी से ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ था। व्हाट इज रियलिज्म। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की एक ऐसी थ्योरी है जो दुनिया को वैसे ही देखती है जैसे वो असल में है। ये मानती है कि दुनिया में हर देश स्वार्थी होता है और सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। मेन आइडिया इज पावर इज इम्पॉर्टेंट। इस थ्योरी के मुताबिक इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी चीज़ पावर है। जिसके पास पावर है वही सर्वाइव करेगा। नेशनल सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। किसी भी देश के लिए सबसे ज़रूरी काम अपनी सुरक्षा और नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कॉन्फ्लिक्ट इज़ कॉमन। क्योंकि हर देश सिर्फ अपने फ़ायदे और पावर के बारे में सोचता है, इसलिए देशों के बीच लड़ाई झगड़े और युद्ध होना बिल्कुल आम बात है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म एक ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है। ये मानती है कि दुनिया में सिर्फ लड़ाई ही नहीं होती बल्कि देश आपसी समझ बूझ से शांति से रह सकते हैं। मेन आइडियाज कोऑपरेशन इज पॉसिबल। देश एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि वो आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। वेज टू कोऑपरेट। देश आपस में कैसे जुड़े रह सकते हैं। ट्रेड। जब देश आपस में बिजनेस करेंगे तो फायदे के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी। झगड़ों को बातचीत से सुलझाना। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक देशों में आम तौर पर आपस में युद्ध नहीं होता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन या WTO जैसे संगठन देशों को आपस में मिलकर बैठने और रूल्स फॉलो करने में मदद करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। रियलिज्म इनका पूरा फोकस पावर और डोमिनेंस पर होता है। ये मानते हैं कि वॉर कॉमन है और उसे रोका नहीं जा सकता। हर देश सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। ठीक है। लिबरलिज्म इनका फोकस कॉपरेशन पर होता है। ये मानते हैं कि पीस पॉसिबल है अगर सही तरीके से अपनाया जाए। देश म्यूचुअल बेनिफिट मतलब ऐसा फ़ायदा जिससे दोनों का भला हो, इस पर काम करता है। व्हाट इज़ मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर बेस्ड है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस को देशों के नज़रिए से नहीं बल्कि अमीर और गरीब के नज़रिए से देखती है। मेन आइडियाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पैसा और रिसोर्सेज का इनइक्वालिटी है। कुछ अमीर देश और लोग बाकी सबका शोषण करते हैं। कैपिटलिज्म इज द कॉज। कैपिटलिज्म जहाँ सब कुछ प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अमीर देश गरीब देशों के रिसोर्सेज को लूटकर और अमीर बनते हैं। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्सिज्म के मुताबिक दुनिया में जितने भी युद्ध या झगड़े होते हैं उनका मेन कारण पैसा, ज़मीन और रिसोर्सेज पर कब्जा करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का सिंपल मतलब है महिलाओं को मर्दों के बराबर अधिकार मिलना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसका फोकस इस बात पर होता है कि पॉलिटिक्स, सोसाइटी, जॉब्स और घर में वुमेन को ग्रो करने के बराबर मौके मिले। ये किसी जेंडर को दूसरे से ऊपर नहीं दिखाता बल्कि जेंडर के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता है। व्हाट इज़ ग्लोबल साउथ।
ग्लोबल साउथ का मतलब कोई जोग्राफिक डायरेक्शन नहीं है, ये एक टर्म है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देशों के लिए यूज़ किया जाता है। फोकस एरियाज डेवलपमेंट, अपने देश में गरीबी को दूर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। इक्वालिटी, इंटरनेशनल लेवल पर अमीर देशों के बराबर सम्मान और अधिकार पाना। फेयर ट्रेड, बिजनेस में अमीर देश उनका शोषण ना करें और उन्हें सही दाम मिले। इंटरनेशनल कॉपरेशन, आपस में और बाकी दुनिया के साथ मिलकर कोई काम करना ताकि तरक्की हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री दुश्मनी थी जो 1945 से 1999 तक चली थी। वाई कोल्ड? इसको कोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों सुपर पावर्स के बीच कोई डायरेक्ट आमने सामने की बड़ी जंग नहीं हुई। प्रॉक्सी वॉर्स, वो डायरेक्ट लड़ने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी निकालने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स मतलब दूसरे छोटे छोटे देशों की लड़ाइयों में शामिल होना, प्रोपेगेंडा और वेपन्स की होड़ का सहारा लेते थे। व्हाट इज़ नाटो? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में यूएसए की लीडरशिप में बनाया गया था। इसका मेन एम था सोवियत यूनियन के खतरे से अपने मेंबर देशों को बचाना। इसका रूल है कि अगर किसी देश एक मेंबर देश पर हमला होता है तो सारे मेंबर देश मिलकर उसके बदले लड़ेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ वार्सो पैक्ट? वार्सो पैक्ट नाटो के जवाब में बनाया गया एक मिलिट्री एग्रीमेंट था। हु मेड इट? इसको सोवियत यूनियन और उसके दोस्त देशों जैसे ईस्टर्न यूरोप के कम्युनिस्ट देशों ने मिलकर 1955 में साइन किया था। इसका मकसद नाटो की ताकत को रोकना और कम्युनिस्ट देशों की आपस में सुरक्षा करना था। जब 1991 में यूएसएसआर खत्म हुआ तब ये पैक्ट भी खत्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन? डीकोलोनाइजेशन का मतलब है जब कोई गुलाम इलाका या कॉलोनी किसी दूसरे ताकतवर देश के कंट्रोल से आज़ाद होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है। इसमें पुरानी इंपीरियल पावर्स अपना कब्जा छोड़कर चली जाती हैं और वहाँ के लोगों को अपनी सरकार चलाने का हक दे देती हैं, हक मिल जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया पहले ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी था जो लंबे संघर्ष के बाद 1947 में आज़ाद हो गया। ठीक है। व्हाट इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट? NAM की शुरुआत ऑफिशियली 1961 में हुई थी। कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया को बड़े ग्रुप्स में बांट रही थी। NAM के मेन एम था इन दोनों ही ग्रुप्स से अलग रहना और न्यूट्रल बने रहना ताकि नए आज़ाद हुए देश किसी की लड़ाई में ना फंसें। मेन लीडर्स इस आंदोलन को शुरू करने में कुछ बड़े देशों के लीडर्स का हाथ था, जैसे जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लेविया के प्रेसिडेंट थे, गैमल अब्देल नाज़र ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। व्हाट आर ग्लासनॉट एंड पेरेस्ट्रोइका? ये दोनों रशियन वर्ड्स हैं जो सोवियत यूनियन को सुधारने के लिए यूज़ किए गए थे। इन्हें यूएसएसआर के आखिरी लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980s के लास्ट में इंट्रोड्यूस किया था। ग्लासनॉट इसका मतलब था खुलापन या पॉलिटिकल फ्रीडम। इससे पहले यूएसएसआर में सरकार के खिलाफ बोलने पर बैन था। ग्लासनॉट के आने से लोगों को सरकार को क्रिटिसाइज करने और अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी मिल गई। पेरेस्ट्रोइका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब था पुनर्गठन या इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही थी। इस पॉलिसी के जरिए इकोनॉमी को थोड़ा बहुत प्राइवेट कंट्रोल और मार्केट सिस्टम की तरफ बढ़ाया गया ताकि बिजनेस बेहतर हो सके। इन रिफॉर्म्स का एम तो यूएसएसआर को बचाना था, लेकिन इससे पूरा सिस्टम कमज़ोर हो गया और आगे चलकर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वाई डिड द कोल्ड वॉर एंड? कोल्ड वॉर किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक सुपर पावर के कमज़ोर होने से ख़त्म हुआ। इसका मेन रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूएसएसआर। सोवियत यूनियन ने अपने ज़्यादातर पैसा वेपन्स और मिलिट्री पर खर्च कर दिया था। इस वजह से वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो गई और बेसिक चीज़ों की कमी हो गई। गोर्बाचोव्स रिफॉर्म, मिखाइल गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स का मकसद देश को सुधारना था, पर उनसे लोगों को आज़ादी ली तो उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, 1989 में बर्लिन वॉल जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को अलग करती थी, इसको लोगों ने तोड़ दिया। ये कोल्ड वॉर के खात्मे और कम्युनिज्म की हार का सबसे बड़ा सिंबल बना।
कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991। आखिर में दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन ऑफिशियली 15 अलग देशों में टूट गया, डिसॉल्व हो गया। जब एक सुपर पावर ही नहीं रही तो कोल्ड वॉर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल संगठन है। इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तुरंत बाद 1945 में बनाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव्स वर्ल्ड पीस, दुनिया में फिर से कोई बड़ा युद्ध ना हो उसे रोकना। सिक्योरिटी, देशों की सुरक्षा का ध्यान रखना। कॉपरेशन, अलग अलग देशों के बीच बिजनेस, हेल्थ है और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर आपसी मेलजोल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन? यूएन के काम को चलाने के लिए इसको अलग अलग ऑर्गन्स में बांटा गया है। फर्स्ट है जनरल असेंबली, ये यूएन की पार्लियामेंट जैसी होती है जहां दुनिया के सारे मेंबर्स देश बैठकर वोटिंग और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, ये सबसे ताकतवर ऑर्गन है जिसका काम दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वेटो पावर होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएन की अदालत है जो देशों के बीच के कानूनी झगड़ों को सुलझाती है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये ऑर्गन दुनिया में गरीबी दूर करने, एजुकेशन बढ़ाने और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करती है। सेक्रेटरीट, ये यूएन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो सारे पेपर वर्क और डेली ऑपरेशंस को हैंडल करता है। इसका हेड को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द लीग ऑफ नेशन एंड द यूएन। लीग ऑफ नेशन ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1920 में बनी थी। ये बिल्कुल फेल हो गई थी क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 को रोक नहीं पाई थी। इसके पास लिमिटेड पावर्स थी, बड़े देश इसकी बात नहीं मानते थे और इसकी अपनी कोई सेना नहीं थी। किसकी? लीग ऑफ नेशन की। यूनाइटेड नेशन, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में बनी थी। ये आज तक सुखद काम कर रही है और इसने कोई तीसरा बड़ा युद्ध होने नहीं दिया। इसके पास वाइडर पावर्स और बहुत सारी स्पेशल एजेंसीज जैसे WHO, यूनेस्को हैं जो इसको ताकतवर बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लास्ट मिनट रिविजन, ये सब आप देख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।